हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटोर। आज हम नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, करंट डेंसिटी के बारे में जानेंगे, कंडक्टेंस और छोटे मोटे न्यूमेरिकल की बात करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर बराबर देखते रहें, बराबर नोट्स बनाते रहेंगे, तभी काम बनना स्टार्ट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं कहाँ? साइड में। ओके, चलो चलो देखिए जी, अब जो चर्चा चलने वाली है, अब चार्ज को हम क्या कराएंगे? मोशन में कराएंगे। अच्छा, चार्ज मोशन का मतलब क्या होगा? दो टाइप से पढ़ेंगे इसको। एक तो होगा जब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ब्रांच की बात कर रहा है राजा। जब वेरिएबल एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या पढ़ने वाले हैं हम? जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। और इसमें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बात करेंगे। सही चर्चा है। अभी इससे पहले जब चार्ज थे वो किस पे थे? रेस्ट पे थे। इसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले दोनों चैप्टर चार्ज रेस्ट पे था, अब मोशन करना स्टार्ट करेगा। चलो ठीक है, चर्चा कर ली है, हटाएं इसको। चलो अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा करंट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नाम ले सकते हो। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का फ्लो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। चलो ठीक है, इसमें दो टाइप की बात कर सकते हैं। आई बराबर में Q अपॉन टी। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की बात करना चाह रहा है। छोटे मोटे टॉपिक हैं, काम बढ़िया बनेगा इसमें। इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है। Q क्या है? चार्ज की बात कर रहा है। और T क्या है? टाइम की बात कर रहा है। ऐसा यूनिट की बात करेंगे जी। ऐसा यूनिट क्या बोलेंगे? कूलम्ब अपॉन सेकंड की बात करेंगे, या कंपेयर करके बात करेंगे दोनों को, क्या बोलेंगे? एम्पियर। ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक करंट की बात करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब एक काम इसमें और बोल सकते हैं। अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T की बात करेंगे। दिस इज योर एवरेज करंट। और जब बोलेंगे बहुत छोटे टाइम की बात कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो, आई इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो, वो क्या आएगा? DQ अपॉन DT। सही चर्चा है। बहुत छोटे टाइम के लिए बात करना चाह रहे हो, वो क्या है? इंस्टेंट टाइम ऑफ करंट की बात करेंगे। एवरेज की बात कर रहे हो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो आप। 9th-10th में बहुत आराम से पढ़ के आए हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है आपका 10th में। आसान चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है। आज थोड़ा बेसिक चलेगा ताकि काम बनना प्रारंभ रहे। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट की बात करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे यूनिट की बात करना स्टार्ट कर ली। अच्छा, अब करंट जो है स्केलर है या वेक्टर है या टेंसर है? सुनिए जी, आ जाइए। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वापिस बोल रहा हूँ जी, अगर आपको चारों ऑप्शन में टेंसर मिल जाए तो टेंसर सही करेंगे पहले। अगर आपको चारों ऑप्शन में टेंसर मिल जाए तो टेंसर करेंगे, नहीं तो स्केलर। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों? करंट की तो डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, होता है, पर फिर क्यों? होता क्या है बेटा? करंट के लिए जो वेक्टर रूल्स होते हैं वो उसको क्या करता है? फॉलो नहीं करता। क्योंकि फॉर्मूला क्या बनता है? R बराबर में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। थीटा पे डिपेंडेंसी दिखती है? बिल्कुल दिखती है। इसमें क्या होगा जी? मान लो ये करंट आ रहा है 2 एम्पियर, ये करंट आ रहा है 6 एम्पियर, और एंगल बन गया 60 डिग्री। मान लो करंट कितना आएगा? 8 एम्पियर।
सेकंड करंट आ रहा है 2 एम्पियर, करंट आ रहा है 6 एम्पियर, करंट कितना मिलना चाहिए 8 एम्पियर। एंगल देखो क्या है, सॉरी एंगल देखो क्या है, ये 60 था, ये कुछ और होगा, मान लो 75 है, बस तो 90 दिख रहा है आपको, फिर भी बता देते हैं 85 लिख दो यार, क्या दिक्कत कर रहा हूँ। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बेशर्ते अगर आपको चारों ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया तो आप स्केलर यूज करेंगे, बट अगर टेंसर दिया है तो टेंसर यूज करेंगे। क्या रीजन है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, हेक्साग्राम जो भी है हमारे रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसमें थीटा की वैल्यू भी आती है, पर ये थीटा कुछ भी हो हमारे को तो 8 एम्पियर मिलेगा जी। समझ आएगी चर्चा? कोई दिक्कत शायद दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक बार रिपीट करवा देता हूँ वापिस से। ब्रांच कौन सी है? अब हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा मतलब हम चार्ज को चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बात करना स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए वैल्यू जो आई है I = Q/T की बात करेंगे। अगर आप किसी एवरेज करंट की बात करना चाह रहे हो तो लिखोगे ΔQ/ΔT, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करना चाह रहे हो तो आप लिखोगे dQ/dt। वाकिफ है? अगर ऐसे यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज की होती है कूलम और टाइम की होती है सेकंड, जिसको हमने दोनों को बना के लिख दिया एम्पियर। वाकिफ है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अगर आपको ऑप्शन में टेंसर दिखता तो टेंसर पहले टिक करेंगे, आपको बारी बारी बोल रहे हैं हम। वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता, आपको बता दिया, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा था और करंट हमें मिला 8 एम्पियर। इन दोनों के बीच में 85 डिग्री का एंगल बन रहा था, फिर भी करंट मिल रहा है 8 एम्पियर। मतलब a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, उस थीटा की एग्जिस्टेंस होती है, पर यहाँ ये शो नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या है, एक स्केलर या टेंसर क्वांटिटी है। मोस्टली अगर टेंसर दिया हो तो बारी बारी बोल रहा हूँ, उसको टिक कर देना ताकि काम बनना प्रारंभ हो जाए। आ जाओ जी। बोला है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन, ठीक है, अब चलना स्टार्ट कर चुके हैं चार्जेस, आप करंट चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तभी तो काम बनेगा बेटा, स्टडी थोड़ी काम कर रहे हैं, स्टडी मतलब खड़ा हुआ। इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। वाकिफ हो? छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे से हमारा जो अगला पार्ट बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगा, आपका अलग अलग कलर्स के लिए जो काम बनने वाले हैं वो हमारा पार्ट बहुत उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर नींव तो तैयार करो, बेस तो तैयार होना चाहिए पहले। चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अब आराम से, थोड़ा थ्योरी का पार्ट ज़्यादा रहेगा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट बोला है, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करना चाह रहा है। मतलब आप इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, हम करंट डेंसिटी में जब जाएंगे उसमें आपको समझ आएगा थोड़ा सा कैसे परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, एरिया की बात करेगा। चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग और अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम की बात करेगा। इफ ए चार्ज डेल्टा क्यू पासेस थ्रू एन एरिया इन टाइम, क्या है, डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इतनी सी बात कर रहा है। लीजिए जी, इस एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया में से ये चार्ज गुजरा, ये चार्ज गुजरा, उसकी बात कर रहा है, कितने पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है। तो क्या दिक्कत है इसमें? dQ/dt, दिस इज योर एवरेज एंड दिस इज योर इंस्टेंटेनियस, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हो। I = वैल्यू आपके सामने है। अगर करंट स्टेडी है, रुका हुआ है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, I = Q/T। आप तो इतना ही याद रखिए, चार्ज अपॉन टाइम की बात, आपको दोनों काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फुल पत्ती लगी हुई है बढ़िया तरीके से। चलो ठीक। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इस एम्पियर होती है, एम्पियर नहीं, एम्पियर। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर हम किसी चार्ज की वैल्यू को एक कॉलम कर दें और 1 सेकंड की बात करना स्टार्ट करें तो हमें 1 एम्पियर की वैल्यू मिलनी स्टार्ट होगी। वापस बोल रहा हूँ, हमें अगर 1 कूलम चार्ज की बात करनी है और क्रॉसेज एन 1 सेकेंड, देन द करंट थ्रू द एरिया इज क्या आएगा, 1 एम्पियर। 1 लिख दो या एम्पियर लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 कॉलम, 1 सेकेंड एंड 1 एम्पियर। ऐसा भी बोल सकते हैं, इन द सिचुएशन 1 यूनिट कॉलम इन 1 सेकेंड, देन करंट इज 1 एम्पियर, या यूनिट एम्पियर की बात भी कर सकते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग थ्योरी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थ्योरी में कोई चेंज नहीं आएगा, थ्योरी वही रहेगी। सही चर्चा है? चलो ठीक है। एग्जाम्पल पहला, इन ए हाइड्रोजन एटम
एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितनी है 5 10 की पावर -11 विद स्पीड कितनी है 2.2 10 की पावर 6। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, आई पूछ रहा है भाई, और चार्ज की वैल्यू है कॉलम के लिए 1.6 10 की पावर -19 कॉलम की बात कर रहा है। आ जाओ, कहाँ आ जाएं सर, चलो ठीक है, करंट ही पूछ रहा है ना। आई बराबर में क्या होता है Q/T होता है। सुनना, चर्चाओं में चर्चा क्या होगी। देख हाइड्रोजन एटम है और ऊपर से मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, मतलब अगर हम बोलें वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस 2πr/T, इस पे अगर मैं Q को E लिख दूं, साफ साफ बोला इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है ये है, Q को क्या लिख दूं E लिख दूं, और टाइम पीरियड को लिख दूं मैं फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाए और E मिल जाए, जो हमें पता है 1.6 10 की पावर -19 की बात कर रहा है, तो काम बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी ही मांगता है खाली। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो। 2/22/7 आराम से कीजिए थोड़ा सा। V कितना है ऐसे देखना जी, है ना, वो सेम चीज़ ही है, कोई दिक्कत नहीं। 2.2 10 की पावर 6 लगाया, सॉरी हटाया लगाया। अच्छा, R की वैल्यू बेटा जी कितनी है 5 10 की पावर 11 माइनस की इंटू, हो गया सारा कुछ। V की वैल्यू रख दी 2π, R की वैल्यू रख दी, ठीक है, तो क्या दिक्कत कर रहे हो, सही है। ये आपके पास आ गया क्या टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। अरे नन्नू हमारे क्या, कोई दिक्कत मत करो, अभी पलटी मारो। 7 22 10 की पावर 6 अपॉन में 2 22, ये हो जाएगा 10 की पावर 10 इंटू 5, मर गया मर गया। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा बेटा 16, 16 का मतलब 7 इंटू 10 की पावर 15। ये आपके पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, अब निकालना है हमें आई। ओह हो 1.6 10 की पावर -19 7 10 की पावर 15 प्लस की हो गया ना भाई। वैल्यू जो आएगी आपके पास आएगी 1.12 इंटू 10 की पावर 4 हाँ -3, ज़्यादा नहीं कर लो मल्टीप्लाई। 6 7 42 7 में 7 11, सही है। अरे यार कैसी बात करते हो, आ जाओ। ध्यान रखना जी, क्वेश्चन ठीक था, ऐसी बात नहीं बोल सकते, ठीक है। तो पूछा क्या था वो आपने देखा, रिवॉल्व कर रहा है, हमने 2πr लिया अपॉन टाइम पीरियड लिया, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म निकाली और काम करना स्टार्ट किया। चलिए देखते हैं। कॉपी कैट 7 10 की बार 15, हाँ ठीक है ना, इसने सेकंड इनवर्स लिया तो हमने नहीं लिया, तो क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है। हो सकता है आपको 4 -4 5 6 इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और है जी, फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ करंट आई through the cross section of a wire over a time interval of 10 seconds. Find the amount of charge that flow through the wire during this time period. आप मेरे को समझाइए एक बात, I इक्वल्स टू Q/T है, ये ग्राफ इनके बीच में बना हुआ है, एक इसको शो कर रहा है, करंट को बता रहा है जी। नॉर्मल सी बात है ना, ये तो 11वीं में पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा एक बात बता, अगर मैं 1 और 2 दोनों का एरिया फाइंड कर लूँगा, मेरा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। देख एवरीथिंग इज हियर, नथिंग इज देयर। चलो ठीक है। अच्छा ये हमारा बन गया त्रिभुज, ट्राइंगल, और ये हमारा रेक्टेंगल की बात करेंगे, तो एरिया अंडर IT ग्राफ, इधर देख रहे 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5 है जी, प्लस कितना आएगा 5 और ये आएगा इंटू 5। अरे भाई क्या आ रहा है भाई, हैं 25, तो ये आएगा
75/2, 2 3 6, 37.5। सही चर्चा है। अरे मैंने कॉमन लेके कर लिया, 25 का ही दिक्कत कर रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है। इच्छा है आपकी यहाँ से 25/2 कट 25/2 करोगे तो 12.5 की बात करना स्टार्ट करेगा। 25 और 12.5 37 हो गए, एक ही बात है। देख मेरी बात सुनिए, एक आपको मैंने थर्ड चैप्टर मोशन इन ए प्लेन की बात करना स्टार्ट करें, स्ट्रेट लाइन में और प्लेन में दोनों में क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जब भी किसी भी चीज़ का आपने यहाँ पे एरिया निकालना होता है, उसके बाद उस चीज़ का आपको चार्जेस की वैल्यू की बात करना स्टार्ट करें, आपके पास वो चीज़ आ जाती है। सही है, वही चीज़ किया। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 10 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, चार्ज दैट फ्लो थ्रू द वायर ड्यूरिंग टाइम पीरियड, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज आपके पास वैल्यू किसकी आ गई है, अमाउंट ऑफ चार्ज इन 10 सेकेंड की बात करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आसान चीज़ है। चलो ठीक है, आगे चले। ओम्स लॉ, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं सीधा, V इक्वल टू क्या आता है, आई आर, और I बराबर में आता है V/I। कहानी खत्म, खेल खत्म। पर ट्विस्ट क्या है, इन ओम्स लॉ द फिजिकल कंडीशंस like temperature, pressure, density, humidity are constant या और unchanged। मतलब ना डेंसिटी, ना प्रेशर, ना किसी टाइप का मास, ना किसी टाइप की डेंसिटी, ना किसी प्रकार की ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर को ज़्यादा फोकस किया जाता है इसके अंदर, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, उस कंडीशन में ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। आपके सिलेबस के अंदर ऑलमोस्ट ओमिक मटेरियल की ही बात करी जाती है, मतलब ओमिक और नॉन ओमिक दो होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, और ओमिक होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलो कैसे करते हैं, आइए सर हम बताता हूं। मतलब हम बोल रहे हैं V प्रोपोर्शनल I, करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू पे इंक्रीमेंट आना स्टार्ट होगा। तो V इक्वल टू क्या आया, आई आर आया, आर इक्वल टू क्या है, V/I। जानते हैं क्या क्या चीजें हैं। R इज द रेजिस्टेंस, V इज द पोटेंशियल, I इज द करंट। मतलब R क्या है, R चीज क्या है सर। अगर आप करंट को फ्लो करा रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, जो आपकी रुकावट पैदा होगी वो क्या है, रेजिस्टेंस है। मतलब वो करंट को रोकता है, अपोज करता है, वो क्या है, रेजिस्टेंस। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि V/I बराबर में हम कांस्टेंट भी लिखते हैं। मतलब इसका आप अर्थ ये है कि R की डिपेंडेंसी V और I पर नहीं होती। तो किस पे करता है, R बराबर में ρL/A। ये क्या बन गया भाई, अरे यार गुस्सा ही आता है हमें दोस्त। R बराबर में ρL/A, एरिया और लेंथ की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी है वो, उसकी बात करेंगे तो R से हमारी बात करो, नहीं तो मत करो भाई। कहने का मतलब ये है R की बात लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंसी रखती है। आप याद करो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने एक टर्म पढ़ी थी, कैपेसिटेंस की बात जब करने स्टार्ट करी थी, याद है या भूल गए, उसकी बात याद करो और फैक्टर्स की बात याद करो। उसमें भी आपको ये चीज़ बताई थी, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस में आपको तीनों बताए थे।
मैं क्या हम आगे इन तीनों को जोड़ देंगे। अभी लास्ट लेक्चर 3-4 लेक्चर पुरानी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गई बात। कोई भी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो क्या है, ओम्स लॉ को दर्शाता है। R बराबर में रो एल अपॉन ए की बात करेंगे। प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी आर कांस्टेंट और अनचेंज्ड की बात करेंगे। ऐसे बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ग्राफ की चर्चा देखना चाह रहे हो तो बहुत ही आसान है, V और I के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बिकॉज V प्रोपोर्शनल क्या है, I है, सही है। रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहे हो आप? तो ये तो बात जानते हैं ना, जो ग्राफ के दोनों टर्म्स यूज करते हैं उसका तीसरी जो टर्म होती है उसको यूज करते हैं हम बीच में। आसान चीज़ है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, और बहुत पुराने से पढ़ते आ रहे हो, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बहुत पुराने से। वो बोल रहा है द करंट फ्लोइंग, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और बताएंगे। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, खाली पोटेंशियल थोड़ी बोला है, across its ends provided the temperature and other physical conditions remain unchanged। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ना लीजिए। 10 पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के होगा जी। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या है, R है, और V अपॉन I इक्वल टू क्या होता है, R होता है। दिस इज योर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। चलो ठीक है, आ जाओ जी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, थ्योरी का पार्ट अब साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं रुकावट। सुनो जी, यहीं पे फैक्टर सब बता देंगे, अभी इंतजार कीजिए। मान ले बर्नौली प्रिंसिपल बना दिया ना, चलो ठीक है। एक ये पाइप है, पाइप फर्स्ट, एक ये पाइप है, और बॉय पाइप सेकंड। अब मेरे को बता, एक थोड़ा सा इसमें कानून की तरफ से मैं थोड़ा सही कर रहा हूं इसको, लो अभी सही है, लंबी बनानी था ना भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। अब मेरे को बता, करंट फ्लो कर रहा है दोनों में। अरे यार बच्चों वाला काम है तो तुम ऐसे मत करो यार। दोनों में 5-5 एम्पियर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बता, एक सड़क बिल्कुल साफ है, उसमें कोई दिक्कत होगी चलने में? नहीं होगी। एक सड़क उतनी सड़क है पर गाड़ियां चल रही हैं उस पर, रुकावट होगी सर। क्यों होगी? गाड़ी एक्चुअली क्या काम कर रही हैं, रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। उसी तरह करंट फ्लो के अंदर, करंट जब चलता है, फ्लो करता है, रेजिस्टेंस उसको अपोज करता है। करंट से रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी ज्यादा नहीं हो सकती। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मतलब अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना, ये बोल सकते हो। करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा, ये थोड़ी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और करंट को रोक देगा पूरा, कभी पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। अब ये दो डायग्राम काहे बनाए हैं, इसकी लेंथ देख कितनी बड़ी है। जितनी ज़्यादा लेंथ लेता जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू उस पर डिपेंडेंसी रखती है। ज़्यादा लेंथ की बात कर रहा है तो हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है उसमें, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू पे प्रभाव पड़ता है। अब एरिया पे आ, ये पहली रोड थी तेरी और ये दूसरी रोड है, अरे हाईवे पे आ गए। अब यहां से निकलना कितना आसान होगा, चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को। चार्जेस यहां पे आराम से फ्लो करेंगे और फ्लो करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस कम खाएगा, मतलब कम होगा। मान ले यहाँ पे इतना सा रेजिस्टेंस बैठा है, मान लो ऐसे बता रहा हूँ जनरली फॉर्म में यार भाई समझ ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से गया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कब्जा करके बैठा है तो भाई भिड़ना पड़ेगा, वाकिफ है, होना पड़ेगा।
तो हम क्या बोलेंगे, आर डिपेंड कर रहा है एक तो लेंथ पे, और आर डिपेंड कर रहा है 1/a पे। अरे एरिया की वैल्यू ज्यादा होगी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। दोनों फैक्टर को जब जोड़ते हैं हम, दोनों फैक्टर को जब जोड़ते हैं तो आर प्रोपोर्शनल L/a, ये होगा फैक्टर डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप, R बराबर में आएगा रो L/a, रो इज द रेजिस्टिविटी, इसकी प्रॉपर्टी है। L is the length, A is the area, R is the resistance। वाकिफ होना पड़ेगा जी, रेजिस्टेंस क्या है, एक्चुअली रुकावट है, अपोज करता है करंट की वैल्यू को। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। द मोर द रेजिस्टेंस द लेस द करंट गिवन ए पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कहने का मतलब क्या है, आई की वैल्यू बढ़ेगी, इसकी डिपेंडेंसी चेक करेंगे, सही चक्कर चर्चा चक्कर है ना। चलो मानते हो अरे बिकॉज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, करंट के हैं, पोटेंशियल में कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी ना भाई, तो करंट से रिलेटेड है कि नहीं है, गजब बात कर रहे हो। ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, अरे भाई इसके लिए तो ये कांस्टेंट है ना, पर ये बोल रहा है ये रुकावट करता है। ये देख, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, तो पोटेंशियल को क्या करता है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। अगर ऐसा होगा तो ये बढ़ेगा, तो जब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल अपने आप बढ़ना स्टार्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वही बात है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओहो रह गया था मुझसे, आई एम सो सॉरी। क्या है, ओम की बात करना स्टार्ट करते हैं। या 1 ओम बराबर में V अपॉन में क्या, एम्पियर, I, V अपॉन I। V इज द वोल्ट, I इज द करंट। वही चीज है, अगर 1 ओम मांगते हो तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर की चर्चा हमारे साथ करनी पड़ेगी, तभी आगे की चर्चा चलेगी। सिंबल ध्यान रखना जी, ये ऐसे ऑक्टोपस की तरह है। क्यों चलो ठीक है, खाई मानते हो मानना पड़ेगा, आसान चीज है। Thus the resistance of a conductor is said to be 1 of if 1 ampere flow through and applying a potential difference 1 volt। अरे 1 यूनिट की बात कर रहा है बस, उसको और कुछ नहीं है। ये रहता है जी, बताना आवश्यक रहता है, बच्चों को दिक्कत नहीं रहती। चलो ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस क्या बोला था, R रो L अपॉन A। गलती दिख गई, दिस इज L नॉट I। लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा, लेंथ की बात करना स्टार्ट करेगा। अरे बेसिक लेक्चर है तो मैं बताया भी है स्टार्ट आते ही मैंने। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, द रेजिस्टेंस R ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा, एरिया। मतलब एरिया की वैल्यू ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ से वाकिफ रहिएगा। ये थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। नेचर ऑफ द मटेरियल, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। देखिए जी, कई बॉडीज़ का रेजिस्टेंस खुद के डिपेंड करता है बॉडी पे, नेचर किस तरह है, रेजिस्टेंस ज़्यादा ले रही है कम ले रही है। अब क्या होता है, कईयों में करंट की फ्लो की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कॉपर की, बात कर सकते हैं चांदी की, बात कर सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट कंडक्टर। सही चर्चा है, उसी अकॉर्डिंग बोलना चाहिए कि ब्रास हो गया, इनके लिए अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग नेचर होता है। सही चर्चा है, चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम, देखिए बताया था ना, नाइक्रोम वायर इज 60 टाइम दैट ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो बोलना चाह रहा है कि अगर हम नाइक्रोम और कॉपर वायर को लेते हैं ना, तो वायर का 60 टाइम रेजिस्टेंस देन द कॉपर वायर है, और सेम लेंथ और एरिया की बात करते हैं, इतना फ़र्क आ जाता है।
मटेरियल पे डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई बोर थोड़ी हो रहे हो, आराम से काम करेंगे। अब इक्वेशन को इसने कंपेयर कर दिया, ये एल है भाई, एल है ये, एल एक्चुअली एल ही है, उसने छोटा एल नहीं बनना है दूसरे वाला। आर बराबर में रो एल अपॉन ए, रो इज द रेजिस्टिविटी, सही चलता है, कांस्टेंट की बात भी कर सकते हैं। करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। आजो जी, कहाँ आ जाएं, इस डायग्राम को पढ़ा रहने दो जी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा डायग्राम से। सबसे पहले करंट डेंसिटी के बारे में जानते हैं, ये होती क्या है। डेंसिटी सर मास अपॉन वॉल्यूम की बात तो नहीं कर रहे, अरे गजब बात कर रहे हो यार, कहाँ तुम पहुँच गए वहाँ पर। सुनिए जी, करंट डेंसिटी सबसे पहले तो है एक वेक्टर क्वांटिटी। अरे ठीक है ना, जो भी है वेक्टर क्वांटिटी हमेशा सरफेस के नॉर्मल की बात करती है, सरफेस के नॉर्मल की। कहने का मतलब क्या है, एरिया। कैसे, फॉर्मूला अगर देखा जाए तो जे करंट डेंसिटी इक्वल्स टू आई अपॉन ए, या तो ये बोल सकते हो, या J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। वाई इज ए कॉस थीटा? ए कॉस थीटा इज द एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद करो वो पुरानी बात जब हमने क्लोज सरफेस और ओपन सरफेसेस की बात की थी, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एरिया वेक्टर पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर का 8वां या 6ठा लेक्चर है, वो जाकर जरूर देखें। J इक्वल्स टू आई अपॉन ए, अगर हम बात करें I बराबर में तो J डॉट ए की बात करेंगे बेटा। करंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी जो है वो अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट क्या थी, स्केलर थी, मैंने वेक्टर बोल दिया, आई एम सो सॉरी। या बोल सकते हो टेंसर क्वांटिटी है, माफी चाहते हैं अगर हमने करंट को वेक्टर बोल दिया। करंट है स्केलर या टेंसर, बट करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। हमेशा सरफेस के एरिया की परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द एरिया की बात करेंगे। ऐसा क्यों बोला, सबसे पहली बात तो मान लो आपको कुछ इस तरह से एरिया को टिल्ट करके दे दिया, दिस इज द एरिया, इधर सही चर्चा है, तो ये क्या बनेगा जी, ए साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, ए एन, एन इज द एरिया वेक्टर। अरे याद करो वो पुरानी बात जब हम इसको ऐसे लिखते थे, याद करो वो पुरानी बात। अरे इससे कमेंट आ रहा है कोई, वो है, अरे क्या कर रहा हूँ मैं आज। याद करो वो पुरानी बात जब मैं इसको इस तरह लिखता था, मैंने कहा था यूनिट वेक्टर का काम हमेशा डायरेक्शन को शो करना है। वाकिफ है क्या? हाँ सर। चलो वैल्यू क्या आई, आई इक्वल्स टू वेक्टर लगा दो ऊपर, जे और ए के ऊपर, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। जे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा काहे आया, एरिया वेक्टर के लिए आया। चलो ठीक है, मान लेते हैं आप बोल रहे हैं तो डायग्राम से वंचित थोड़ी है, बराबर समझ आया। दिस इज ए साइन थीटा एंड दिस इज ए कोस थीटा, बिकॉज थीटा के साथ वाला बनने वाला कोस थीटा, और परपेंडिकुलर जो किया हमने वो क्या है इसके, मतलब ये साइन थीटा। बोला है द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो वो भी कैसे, नॉर्मल की बात करेगा। करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। चल ठीक है, J इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी या I अपॉन ए। अरे ले रहे यार, ए एन बोल दिया आपको एरिया वेक्टर। उसकी गली में मेरे को जाना नहीं और मेरा हाल क्या है वो बताना नहीं। चलो ठीक, J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा लिख सकते हो, तो I बराबर में जगह जे ए कॉस थीटा, जे डॉट ए वेक्टर लगा दिया, आपको बता दिया, समझा दिया और खिला पिला दिया। ठीक है, हो गया, समझ आ गया, बात समझते हो।
आसान चीज है। दिस इक्वेशन अगेन शो दैट द इलेक्ट्रिक करंट बीइंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट अभी भी स्केलर ही रहेगा, पर करंट डेंसिटी वेक्टर बन चुकी है। चलो ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, अब निकाल सकते हो ना, अरे यार, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओह आई एम सो सॉरी, -2, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था, जे आई अपॉन ए, ठीक है। इट्स डायमेंशन क्या आएगी, AL-2। माफ़ी मांगते हैं उसके लिए, हमने करंट की बात करनी स्टार्ट कर दी थी, उसके अकॉर्डिंग कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। AM की -2 की बात करना स्टार्ट करेगा, वाकिफ है, चलो ठीक है। कंडक्टेंस कुछ भी नहीं है जी, द रेसिप्रोकल ऑफ आर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बस इससे ज़्यादा ना कुछ मांगना है और ना कुछ चाहना है, बस इतना ही। द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर इज विद द विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू इट की बात करना स्टार्ट करेगा। इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड डिनोटेड बाय G। G। अच्छा, एक कंडक्टिविटी भी होती है, सिग्मा। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ओम इनवर्स या महो, MHO, या सीमेंस, S। ओम इनवर्स, अरे देखना इसकी क्या होती है, 1/ओम की बात करेगा और ओम इनवर्स की बात कर। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूँ, सुनो। आप कई किताबों में देखना जी, मैं आपको वहाँ पे साइन तो नहीं बनाता भी, पर कई किताबों में इसको इस तरह भी दिया हुआ है। मैंने 1-2 किताब देखी थी, ठीक है, तो वो नहीं बनाते अपने, सिर्फ अपने ओम इनवर्स ही बोलते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वाकिफ रहिएगा इस चीज़ को। सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, अरे यार, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये छोटी छोटी टर्म्स है, बहुत काम आने वाली हैं आगे, अभी देखना तुम, जब हम ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म करेंगे ना, उसमें काम आएगी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी एंड डिनोटेड बाय सिग्मा, बोल तो दिया भाई, डिनोटेड बाय 1/ρ की बात करना स्टार्ट करेगा। ρ इज द रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स महो मीटर की -1। क्यों, क्योंकि 1/ओम को ही तो महो बोलते हैं, क्या दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक बात है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। आ जाओ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, आ जाओ। अरे बड़ा काहे हो रहा भाई तू। चलो मान लो एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा पोटेंशियल के लिए, V = EL। अच्छा एक बात याद करवाऊँ तुम्हारे को, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर पुराने लेक्चर देखो जाके यार, ऐसे मत करो। E = V/L, dV/dr, याद करो। चलो ठीक है, ये तो आपने कर दिया एक कंडक्टर की बात, पहले बनाओ इसको। अच्छा V = क्या था, V = IR। I को लिख सकते हैं ρL/A, दोनों के पोटेंशियल को बराबर करो, वेक्टर फॉर्म बनने वाली है भाई, EL I ρL/A। मर गया, सही चर्चा है। अच्छा तो E बराबर में आएगा I ρ/A। अच्छा एक काम करो, अगर मैं बोलूं I/A क्या होता है, सर ये तो याद आ रहा है, J होता है करंट डेंसिटी। सही है, सही है, रो का रो। अच्छा बात बताओ मेरे को, कंडक्टिविटी क्या होता है कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर में 1/ρ, मतलब रो बराबर 1/σ, E बराबर में आएगा J/σ।
तो सिग्मा ई बराबर में क्या आएगा, जे। दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अरे सर समझ ही नहीं आया। एक कंडक्टर है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि L लेंथ का है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो पोटेंशियल V बराबर में EL आ सकता है। बिकॉज हम पोटेंशियल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, E = dV/dr। ये ध्यान रखना जी, बहुत एसेंशियल फार्मूला है, बहुत। ओम्स लॉ से आप जानते हैं ये होता है हाँ या ना। EL बराबर में I/ρL/A। काट पीट के हमने देखा E बराबर में I/A क्या होता है, करंट डेंसिटी। अभी जस्ट पढ़ के हैं। मैंने क्या बोला था, हर चीज़ को रिलेट करेगी, पता ही नहीं लगेगा तुम्हें, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता लग रहा है ना। जे रो क्या था, कंडक्टिविटी था, सिग्मा 1/ρ की बात करेंगे, तो E बराबर में J/सिग्मा और सिग्मा E बराबर में J। दिस इज योर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसकी गली में जाना नहीं। चलो, E is the magnitude of electric field in conductor of length क्या है L, then the ये V = EL, V = IR फॉर्म रखी है जी, और कुछ भी नहीं किया। E = J की बात करेगा, करंट डेंसिटी बता चुके हैं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बता चुके हैं, और ये फॉर्म आने के बाद J = सिग्मा E की बात करेंगे। दिस अबव इक्वेशन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ स्केलर फॉर्म। ये स्केलर फॉर्म को बता रहा है और ये वेक्टर फॉर्म को बता रहा है। और मैंने क्या बोला था, करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। चलो ठीक बात है, मानना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। चलो एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, एक वायर का रेजिस्टेंस जो है 4 ओम है, यूज करते हैं वन ए कॉइल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब इसके ऊपर लपेट दिया जी। अभी आप सोलेनॉइड और टॉरॉइड के बारे में चर्चा की बात करें, सोलेनॉइड पे भी इस तरह से कॉपर वायर को वुंड करते हैं, और उसको हमने मोड़ के अगर गोल बना देंगे तो टॉरॉइड की शेप बन जाती है। आ गया। द हैज़ डायमीटर कितना है, 1.4 मिलीमीटर। ये वायर क्या है ध्यान रखना, वो अलग है, कॉइल की बात कर रहा है वो। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल कितना है, 2⁻⁷ ओम मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मतलब n की वैल्यू पूछना चाह रहा है भाई। सुनिए जी, चर्चा में आपको जो गिवन है वो करते हैं। पहले हम देखते हैं टोटल लेंथ ऑफ वायर, लिख दो 2πr/n। 2πr/n काहे लिखा, जैसे उसको हम मोड़ देंगे तो सरकमफेरेंस की बात करेगा। 2 का 2, पाई का पाई, r की वैल्यू है 7⁻⁻2, n की वैल्यू हमें निकालनी है जी। अब देखिए जी, आपके पास क्या क्या गिवन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, और एरिया में πr² रखेंगे उसकी वैल्यू गिवन है। मतलब R = ρL/A से काम चल जाएगा। R की वैल्यू 4 है जी, रो की वैल्यू कितनी है 2⁻⁻7, L की वैल्यू कितनी है जी, ये रही 2π 7⁻2 इंटू n अपॉन में A πr²। डायमीटर गिवन है, रेडियस में कन्वर्ट करो, पाई का पाई, r का वैल्यू 0.7 मिली में जी, 0.7 काट पीट के आपका जो वैल्यू आएगा n का, वो आएगा 70। n नंबर ऑफ टर्न जो है वो 70 आएंगे जी। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन वापस। क्वेश्चन में बोला है कि एक 7 सेंटीमीटर रेडियस का 4 ओम रेजिस्टेंस है, जिसका वायर कॉइल के ऊपर वुंड की हुई है। अगर आप आगे जाएंगे तो सोलेनॉइड और टॉरॉइड के बारे में चर्चा करेंगे, तब आपको बहुत अच्छा फील आएगा उसमें। ठीक है, चलो ठीक है। मतलब सोलेनॉइड क्या होता है, एक नॉन कंडक्टर के ऊपर हम वायर लपेट देते हैं, कॉपर वायर, और उसको अगर मोड़ देते हैं, सर्कुलर शेप दे देते हैं, तो वो टॉरॉइड का नाम होता है। चलो ठीक है, इसको स्मॉल r कीजिए जी। हाँ ठीक है, R चलता है, कोई दिक्कत नहीं, पर R रेजिस्टेंस आ रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं आपको। n की वैल्यू कितनी है, 70 आई है। एग्जाम्पल 4, एक वायर का रेजिस्टेंस है 16 ओम, मेल्ट कर दिया उसको इनटू वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। सुनिए जी, जब भी किसी भी चीज़ से आप उसको मेल्ट करके दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता।
ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है छोटा सा। आप समझिए छोटी सी चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी चीज़ को मेल्ट करके दूसरी की शेप डालते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। मतलब एक तो नई वायर का रेजिस्टेंस चाहिए और रेजिस्टेंस परसेंटेज निकालना है। चलो आ जाओ चर्चाएं करते हैं, कुछ होगा तो सही, नहीं होगा तो देख लेंगे। अगर मैं बोलूं वॉल्यूम बेटा एरिया इनटू लेंथ, वाकिफ है। अब मैं बोल रहा हूं नया वॉल्यूम जो आएगा वो ए डैश एल डैश आएगा जो इसके बराबर होगा। अरे गजब बात कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगा, वॉल्यूम चेंज थोड़ी होगा। चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं ए एल बराबर में ए डैश एल डैश या ए अपॉन ए डैश बराबर में एल डैश अपॉन एल, इससे नाराज हो गया, या ए डैश अपॉन ए बराबर में एल अपॉन एल डैश, एक ही बात है, पलटी मारिए बस ऊपर नीचे, बताओ हाँ या ना। करेक्ट है भाई, आप इसको याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। चलो ठीक बात है। वो बोल रहे हैं जी कि इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। वापिस मेल्ट करके जब हम लेंथ देखते हैं तो आधी लेंथ हो जाती है। मतलब ए डैश अपॉन ए की वैल्यू जो है एल अपॉन एल बाई 2। सही चर्चा है। तो वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहां से वैल्यू कितनी आएगी 1/2। नॉर्मल सी बात है ना राजा। चलो ठीक है, हमें निकालना है आर डैश अपॉन आर। तो यह आएगा रो एल डैश अपॉन ए डैश रो एल अपॉन ए। मर गया। वैल्यू क्या आएगी एल डैश अपॉन एल ए अपॉन ए डैश। चेक कर वैल्यू दोनों बराबर हैं क्या। सही है। और ए डैश अपॉन ए की वैल्यू आई है 2, तो ए अपॉन ए डैश की क्या आएगी 1/2। मतलब 1/2 इंटू 1/2। अरे ये क्या कर दिया गुरुजी, अरे मेरी बात सुनो। ए अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या है, ए अपॉन ए डैश की वैल्यू क्या है 1/2। लिख के दिखाओ सर, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे लो काहे दिक्कत कर रहे, लीजिए। अब जो ए अपॉन ए डैश है ये एल डैश बराबर एल के बराबर है, तो चाहे आप इसको एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर भी कर लोगे तो भी चलेगा। अरे यार, चाहे ए अपॉन ए डैश का स्क्वायर करो तो भी चलेगा। गजब हो। चलो ठीक है। अच्छा, हमसे पूछा आर डैश, और आर का वैल्यू हमें दिया है 16। कितना दिया है 16। आर डैश, अरे यार एक ही पेन से करे जा रहे हो, क्या कर रहे हो वैसे। अरे क्या करते हैं हम तो। 16/4 मतलब खचक 4 ओम की बात करेगा नए वाले के लिए। विश्वास रखो सही है। वापस बताएंगे, टेंशन मत लो। ये तो आपका रेजिस्टेंस आ गया जी, नया वाला पूछा है क्या। हाँ 4। अब वो बोला परसेंटेज चेंज बताइए। द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आएगा, क्या होता है R माइनस आर डैश अपॉन R इंटू 100। अरे बेटा 11वीं क्लास में जाना यार, हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल के आगे जितने भी लेक्चर हैं उसमें सब बताया हुआ सब। R कितना है जी, R तो 16 माइनस 4 अपॉन R की वैल्यू 16 इंटू 100। 12/16 इंटू 100, 3 4 25 75। 75% की बात करेंगे जी हम। आ जाओ, काहे दिक्कत कर रहे हो। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम है,
उसको मेल्ट करके हम एक नया वायर बनाते हैं जिसकी हाफ ऑफ द लेंथ L/2 की बात करना चाह रहा है जी, और बोल रहे हैं कैलकुलेट करो नए रेजिस्टेंस की बात कर रहा है और परसेंटेज रेजिस्टेंस की बात करना चाह रहा है, चेंज रेजिस्टेंस की। देख ये चर्चा जो है ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो हमने चौथा पांचवा छठा उसमें भी काम आएगा जी, काय दिक्कत कर रहे हो। चलो ठीक बात है, आसान चीज़ है, क्रॉस चेक कर लो। 1/4 वैल्यू आई जी, 4 वैल्यू आई जी आर डैश की जो हमने निकाली है। आर माइनस आर डैश 75% की बात करना स्टार्ट करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसमें। एग्जाम्पल 5 बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच इनटू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%। अरे नहीं रे यार, कैलकुलेट करो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अरे भाई क्यों कर रहा है यार, कैलकुलेट करो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब वो क्वेश्चन में कुछ इस तरह पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस के अंदर, इंक्रीज वाला पार्ट। चलो ठीक है, आ जाए, आ जाओ। अच्छा इसमें एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगा, स्ट्रेच किया 10%, मान लो आपकी वायर की लेंथ थी L, उसको स्ट्रेच कर दिया 10% और, सही चर्चा। चलो आ जाओ, ठीक है। द न्यू लेंथ ऑफ वायर कितना आएगा, L डैश बोलो, L प्लस 10% ऑफ L। क्या लिख रहे हो रे यार, अरे कोई भी चीज अपनी 100 होती है ना भाई। चलो ठीक, L प्लस 1.1 सॉरी 0.1 तो 1.1 L, कुछ भी नहीं रहा जी आपके पास। अब L डैश है, L डैश अपॉन L की वैल्यू आएगी 1.1 अपॉन 1। ले भाई बता, कुछ दिक्कत परेशानी दुविधा। अच्छा अब बता, वॉल्यूम की बात सेम करेंगे, क्या लिखेंगे, A डैश L डैश बराबर में AL, मतलब A डैश अपॉन A बराबर में आएगा L अपॉन L डैश। ये करी गजब बात। हमें R मिला है क्या, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो कैसे निकालेंगे, अरे इंतजार तो कीजिए। चलो आ जाओ, R डैश अपॉन R कीजिए, वो आएगा रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, इनके ऊपर डैश लगाते हैं भाई, बोला नहीं पर चलो कोई नहीं। वैल्यू आएगी L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश, L अपॉन L डैश सॉरी हाँ, A अपॉन A डैश किसके बराबर है, L अपॉन L डैश के। अच्छा और हमारे पास L डैश अपॉन L की वैल्यू है। रे सर क्या कर रहे हो, चलो कोई नहीं, आसान चीज है, स्क्वायर कर दो दोनों का, मतलब L डैश अपॉन L का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, मतलब 1.1 सॉरी 1.1 है ना, 1.1 हाँ का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1.21। ये वैल्यू तेरे पास किसकी आई, L डैश अपॉन L की आई। साफ लिखा है ना, दिख थोड़ी रहा क्या, साफ लिखा ना, दिख थोड़ी रहा। अरे गजब हो रहे तुम तो यार। L डैश अपॉन L की वैल्यू कितनी आई, 1.21 आई। इससे वाकिफ हो क्या, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं पड़ा। और ये किसके बराबर चल रहा है एक्चुअली, R डैश अपॉन R की वैल्यू हमारे पास आई 1.21। अब वो बोल रहा है इंक्रीज इन लेंथ और रेजिस्टेंस, सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दिस। चलो आ जाओ,
तो आएगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, मतलब R डैश माइनस R अपॉन R इंटू 100। अगर मैं दोनों का डिवाइड कर दूंगा तो आएगा R डैश अपॉन R माइनस 1 इंटू 100। वैल्यू कितनी है 1.21 माइनस 1 इंटू 100, वैल्यू आएगी 0.21 इंटू 100, मतलब 21% की बात करेगा भाई। अरे लास्ट पे गुना भाग भी सिखाएं क्या अब? अरे गजब हो तुम तो। वापिस देखो इसको, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। आर डैश कितने से इंक्रीज हुआ है? आर से हुआ है। पहले लेंथ क्या थी? एल थी, 10% स्ट्रेच करी है। चलो सही बात है, ये वैल्यू बारी बारी काम आएगी, हर बार न्यूमेरिकल पढ़ता है, पढ़ेगा और पढ़ता रहेगा। चलो बताएं वापिस, अंदाजा मेरे को लगता है नहीं होना है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां देख लो, बस थोड़ा सा दिक्कत ना करो। एल डैश जो न्यू लेंथ आई है वो क्या है? एल से ही तो आएगी भाई, ये क्लियर है, तो चर्चा में कोई किसी प्रकार का कोई ट्विस्ट नहीं आएगा। चलो ठीक है, बाकी तो काट पीट है कर दी हमने। इंतजार कीजिए, सही है। चलो ठीक है, हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, तो सही है। एग्जाम्पल 6 बोला है, दो वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास एंड ऑफ द सेम मेटल आर टेकन। द डायमीटर ऑफ वायर ए इज हाफ द डायमीटर ऑफ बी। ये तो भाई तगड़ा बोल दिया कि वायर ए का जो डायमीटर है हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बी। क्या ही फर्क पड़ता है उससे। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 240, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी। आ जाओ, ये 240 नहीं है, 24 ओम की बात कर रहा है। कोई नहीं, क्या हो गया। अच्छा देख, क्वेश्चन में बोला है मास एंड सेम मेटल की बात कर रहा है। पहले मास से ही चर्चा कर लेते हैं। डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो होगा मास के, दोनों के बराबर रहेंगे। पाई आर ए स्क्वेयर एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी d1। d1 की दोनों की डेंसिटी थोड़ी चेंज हो रही, नहीं हो रही। तो पाई आर बी स्क्वेयर एल ए, एल बी डी, मर गया मर गया मर गया मर गया। तो वैल्यू आएगी एल बी, एल ए अपॉन एल बी, आर बी अपॉन आर ए स्क्वेयर, या एल बी अपॉन एल ए आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इसने बोला है डायमीटर ऑफ वायर ए इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ बी, मतलब 1/2 करके 1/4 आ जाएगा। अरे बेटा, आर बी अपॉन आर ए की बात करेंगे, एल बी अपॉन एल ए की बात करेंगे, ये हाफ कर दो, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। अरे वो कट जाएगा ना बेटा। किसकी बात कर रहा है? ए में बी की बात करना चाह रहा है, उससे हाफ है तो उसके हाफ की तो बात करेंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। अब आर बी अपॉन आर ए जो निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? रो एल ए रो एल ए अपॉन ए एरिया, रो एल बी अपॉन ए बी। सही चर्चा है, हाँ या ना? मानते हो? मानना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, वो क्या करूंगा? वो ये करूंगा आर बराबर रो एल अपॉन ए, ठीक है। इसको पाई आर स्क्वायर में, इसको पाई आर स्क्वायर में, ए और बी में फॉर्म में तोड़ लूंगा। आ जाओ, रो से रो मर जाएगा, इसको फॉर्म में तोड़ता हूं, एल ए पाई
आर ए का स्क्वायर, बी लगाओ, बी लगाओ, ए लगाओ, ए लगाओ, माफ़ी चाहते हैं जी, बी लिया तो बी लेंगे ऊपर, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, बहुत बहुत आपसे क्षमा प्रार्थी हैं हम। रो एल ए अपॉन पाई आर ए का स्क्वायर, मर गया मर गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऊपर सॉरी उसके लिए बी लिया था हमने, ए ले लिया, चलो इतना तो मैनेज कर लो तुम, आ जा। इसको बी लिख दो बेटा, थोड़ा साफ लिख देना, ऐसे गंदगी थोड़ी करेंगे, अरे यार चलो ठीक है। वैल्यू आएगी एल बी अपॉन में एल ए, आर ए अपॉन आर बी का स्क्वेयर। अच्छा एक बात बताओ, आर ए अपॉन आर बी का वैल्यू का कितना है, 1/4 आया, 1/4 इसकी बात कर रहा है, सॉरी 1/2 इसकी बात कर रहा है और 1/4 इसकी बात कर रहा है। वापस 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 आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर करेंगे 1/4 ही आएगा। अरे बेटा इसका 1/2 का स्क्वायर 1/4 ही तो आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/4, मतलब 1/16 की बात करेगा। आर बी की वैल्यू क्या आएगी, 1/16 इंटू 1/16 इंटू आर ए कितना है 24, वो बेटा 240 नहीं है, 24/16, 4 एकम 4 4 5 1.5 की बात करेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था ये, आ जाओ। ये इस पर थोड़ा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, एल बी अपॉन एल ए की वैल्यू कितनी है 1/4 रख दी मैंने, आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 ही तो आएगा, यहाँ भी तो किया, या तो यहाँ नाराज हो जाते, अब वहाँ नहीं होना। चलो ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है जी। ए और बी इक्वल हैं मास के लिए, मेटल सेम है, डायमीटर वायर ए हाफ द डायमीटर ऑफ बी की बात करना स्टार्ट करा है और चर्चा करी है, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए ये बोला 24 ओम है, डेढ़ की बात करेगा, ये वैल्यूज चेक करिए 1/16 आई और एल बी अपॉन एल ए की बात करना स्टार्ट की। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दे इसको ताकि दिखना प्रारंभ रहे आपको। लीजिए जा छोटा का, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।